जितनी भी बड़ी-बड़ी स्कूलें हैं जैसे मेट्रो सिटीज़ में तो सिर्फ ब्रांडिंग बेचते हैं, मतलब पढ़ाने के नाम पे कुछ नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि गाँव में भी ये पैटर्न अभी चालू हो गया है? हाँ, गाँव में भी ये चीज़ होती है कि ब्रांडिंग लोग करते हैं, झूठी चीज़ें लिख देते हैं। इवन हमारे लिए तो झूठ इतना ही होता है कि आपके बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखा देंगे और होता ये है कि 9th का बच्चा है, ही हैज़ बीन स्टडीइंग फ्रॉम डे 1 टू इंग्लिश मीडियम स्कूल और आप उससे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो, ही इज़ ब्लैंक। वैसे आपको 10 साल में सबसे बड़ी चुनौती क्या आई गाँव के अंदर? लोगों की मेंटालिटी आज भी गाँव में ये है कि कैसे भी पढ़ करके अच्छी परसेंट बना लो और नौकरी लग जाए बच्चा। सर आज भी तो 99% मार्क्स चाहिए है। बच्चों को कहीं न कहीं और मशीन बनाते जा रहे हैं। उनको स्ट्रेस इतना दिया जा रहा है कि हद से ज़्यादा माइंड में एक ही चीज़ है कि तेरे भाई ने 97 बनाया, तेरे को 97 क्रॉस करना है। आप तो पेरेंट्स से मिले होंगे, 750 स्टूडेंट आज भी 10 सालों से काम कर रहे हो। क्या पेरेंट्स वास्तव में टाइम देते हैं, बच्चों पर फोकस करते हैं? तो गाँव में तो ये होता है कि साहब हमने तो आपको पैसे दे रहे हैं इसीलिए दे रहे हैं। मतलब वो ये सोचते हैं कि हमने पैसा खर्च किया तो मेरा बच्चा कुछ बन जाएगा। आज भी गाँव का सपना यही है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना है? सर मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि चेंज होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। एजुकेशन सेक्टर जैसे ही आता है तो ऑडियंस गैस कर लेती है कि अभिषेक बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और एजुकेशन क्योंकि उसके दिल के बहुत करीब है और वो भी कुछ करना चाहता है एजुकेशन के सेक्टर में, तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली गैस कर लेती मेरी। मैं जानना चाहता हूँ महेश जी, आप एजुकेशन के सेक्टर में क्यों आए? ऐसा क्या आपको जुनून लगा कि मुझे एजुकेशन सेक्टर में ही कुछ करना है लाइफ में? इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं पहले तो खैर एजुकेशन सेक्टर में नहीं आता था, लेकिन जब मैं एमबीए कर रहा था पुणे से, मैंने इंदिरा से की। इंदिरा से जब मैंने एमबीए करना स्टार्ट किया तो उस टाइम में मेरे बहुत सारे हर्डल्स आए। पहले इंग्लिश को लेकर के, क्योंकि हम राजस्थान के थे और इंग्लिश की अगर बात करें तो भाई वो भी हिंदी मीडियम से, तो ग्रामर तो बहुत अच्छी थी। मैंने रेन एंड मार्टिन पढ़ी थी उस टाइम में, तो ग्रामर मेरी अच्छी थी। मैं सोचता था कि मैं अच्छा इंग्लिश बोलता हूँ, लेकिन मेरा पहला दिन जैसे था, इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो मेरे अच्छे से याद है कि टीचर सबको बोल रहे थे इंट्रोडक्शन के लिए, मैं खड़ा हुआ तो मैंने बोला हाय माय नेम इज़ महेश एंड द टीचर आस्क्ड मी पार्डन व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज़ महेश, कैन यू स्पेल आउट योर नेम, आई सेड माय नेम इज़ महेश, ही सेड स्पेल आउट नेम, आई सेड MEHESH, योर नेम इज़ महेश नॉट महेश। तो मेरा बिल्कुल दिमाग घूम गया यार, मेरे पापा ने मुझे महेश बोला, अब महेश कैसे हो गया? तो श और श की जो गड़बड़ थी राजस्थान की, वो पहले दिन ही दिमाग खराब कर दिया। उसके बाद में दूसरी चीज़ स्टार्ट होगी, पापा कॉलेज में थे, तो वो बोला करते थे, गाँव में जैसे होता था, भाई कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज। सो आई सेड आई डिड माय कॉलेज। वो फिर गड़बड़। तो ऐसे बहुत सारे जो मुझे हर्डल्स मिले। फिर मैंने हालाँकि कुछ फोनेटिक क्लासेस भी ली और चेंजेज़ किए। उसी टाइम मैंने सोच लिया कि नहीं यार, अब कोटपुतली में जाके मुझे एमबीए के बाद में एजुकेशन लाइन पे ही काम करना है। तो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि एजुकेशन में ही मुझे काम करना है और मुझे कम से कम इंग्लिश पे तो बहुत काम करना है। वाह! मतलब एक छोटी सा इंसिडेंट भी मतलब कितनी बड़ी चीज़ कर देता है। मतलब जो आपने आज से 10 साल पहले स्टार्ट किया होगा तो डिसाइड कर लिया था और उस टाइम मेरे दोस्तों ने मुझे चैलेंज किया था कि झूठ बोल रहा है, और मेरी वीडियो बनाई थी। उस टाइम 2 मेगापिक्सल कैमरा होता था। बोला तू झूठ बोल रहा है, तू ऐसे ही बोल रहा है। मैं वीडियो बनाने दे, तेरी मज़ाक बनाएँगे। मैंने कहा 10 साल के अंदर मैं एजुकेशन सेक्टर में होऊँगा, कोटपुतली में जाऊँगा मैं, वहीं काम करूँगा। और मैं एमबीए करते ही आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। आज कितने स्टूडेंट हैं सर अपने पास? सर अभी तो मेरे पास में 750 बच्चे हैं। 750 स्टूडेंट्स? हाँ, और क्योंकि स्टार्ट जो हमने किया था ना, वो टीन शेड से किया था। बिल्कुल हमारे पास पैसा था ही नहीं, क्या तो बात उसमें कर मज़दूरी मैंने की। ईंटें मैं लगा रहा हूँ, एक कारीगर रख रखा है, मज़दूरी के पैसे नहीं। वो जर्नी स्टार्ट की मैंने सर। मेरे को गूज़बम्प आ रहे हैं। मतलब पता है ये चीज़ है ना, मतलब मतलब जब आप करते हो फिर आप उसको याद करते हो कि मैंने यार ये काम किया था, ये काम किया था। मज़ा आ जाता है लाइफ में। अभी मैं सोचता हूँ तो मुझे याद है कि पहला जब हमारा एनुअल फंक्शन था, तो उस पे स्टेज पे मैं नहीं चाहते हुए भी आँखों में आँसू आने लग गए थे मुझे। वो इसलिए कि वो स्ट्रगल जो था ना, जब मैंने स्टार्ट किया और मैंने बोला कि नहीं मुझे ऐसा करना है और मैं कर लूँगा, और फिर जब मैं रियल लाइफ में गया, जब मुझे पता चला कि पैसे नहीं है तो ड्राइवर छोड़ के जा रहा है, भैया आज पैसे दो, और ड्राइविंग भी मुझे करनी पड़ रही है, सो टॉयलेट भी साफ करने पड़ रहे हैं, सफाई भी करना पड़ रहा है, क्लासेस भी संभालनी पड़ रही हैं, टीचर्स को भी मैनेज करना पड़ रहा है। बहुत हर्डल रही क्योंकि पैसा नहीं था। बट आई डिड माई बेस्ट। मैंने पूरे, मेरे याद है सुबह 7 बजे से रात को 8-9 बजे तक काम करना लगातार, और रात को तो कई बार तो ऐसा हुआ कि रात को भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो बहुत टफ था, लेकिन फाइनली वी एन्जॉयड द जर्नी और अभी बड़ा मज़ा आता है। अब सोच के ऐसा लगता है यार इतना काम मैंने कर लिया, अब ऐसा लगता है। राइट। कभी-कभी लगता है कि आपको ना आप
आप स्पीड में नहीं चल रहे हो, पर जब आप पीछे देखते हो तो आपको लगता है कि आप कितना दूर निकल गए हो। हाँ, अभी ऐसा लगता है, अभी ऐसा लगता है कि यार सही में मैं ऐसा करता था, इतनी इतनी एनर्जी मेरे में थी, इतना ज़्यादा काम कर लेता था मैं। मतलब रात को कई बार ऐसा भी हुआ कि 4 बजे उठ रहे हैं, कि सफाई करने वाला नहीं है तो हमें करना है, क्योंकि चीज़ें तो चाहिए पेरेंट्स को। और क्योंकि हमारे पास में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो फीस नाम मात्र की थी, जिससे पॉसिबल ही नहीं थी चीज़ें। तो उसमें यही है कि प्रिंसिपल भी मैं ही, डायरेक्टर भी मैं ही, कई टाइम ड्राइवर भी मैं ही, कई टाइम स्वीपर भी मैं ही। स्कूल स्टार्ट होने से पहले 4 बजे कर लो भाई, तो ऐसा कंडीशन रहा। और अभी ठीक है, अभी हम लोग काफ़ी ग्रो किए। कोटपुतली में हम फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल है। आपके फादर जी क्या कहते हैं? मेरे पापा वो एक्सपायर हो गए, सॉरी। बट मेरे ख्याल से अगर वो आज होते तो बहुत खुश रहते कि हाँ मेरे बेटे ने कुछ किया, कुछ अच्छा किया। मतलब मुझे एक साथ बात बताओ सर, जितनी भी बड़ी बड़ी स्कूल हैं जैसे मेट्रो सिटीज़ में, तो सिर्फ ब्रांडिंग बेचते हैं, मतलब पढ़ाने के नाम पे कुछ नहीं करते। तो आपको क्या लगता है कि गाँव में भी ये पैटर्न अभी चालू हो गया है? देखिए, अगर अपन ये कहें कि सिर्फ ब्रांडिंग बेचते हैं तो भी मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है। ब्रांडिंग करना ज़रूरी भी है, कुछ लोग ब्रांडिंग भी बेचते हैं, ऐसा भी है। लेकिन सभी को कहना तो गलत होगा। हाँ, गाँव में भी ये चीज़ होती है कि ब्रांडिंग लोग करते हैं, झूठी चीज़ें लिख देते हैं, पम्पलेट्स बातें, उसमें बहुत सारी ऐसी झूठी बोलते हैं जो होती नहीं है। कई टेक्नोलॉजीज़ का नाम, बहुत सारी चीज़ें जो, मेरा मानना है कि सर आप झूठ से बहुत लंबा चल नहीं सकते। आप ब्रांडिंग, अगर मैं मान लीजिए आपके कैमरे पे कोई चीज़ बोल रहा हूँ और वो झूठ है, तो एक बार पेरेंट को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, बच्चा आ सकता है, बट वो स्टेबल नहीं रहेगा। पता चलेगा फिर कैसे चलेगा? और कितना बेवकूफ़ बना लोगे आप। मतलब किस तरह के पैम्पलेट होते हैं गाँव के अंदर? क्या बोलते हैं? मतलब एआई सिखा देंगे या फिर आपको फ्यूचर रेडी रोबोटिक्स से? एआई, रोबोटिक्स तो बहुत दूर की बात है। अगर मैं मेरी जगह पे बात करूँ तो हमने स्टार्ट की है। कोटपुतली भैरव डिस्ट्रिक्ट बन गया अब। और मुझे जहाँ तक है कि मेरी स्कूल है जिसने एआई और रोबोटिक्स स्टार्ट किए। ये तो बहुत दूर की बात है, इस तरह के तो झूठ नहीं। इवन हमारे लिए तो झूठ इतना ही होता है कि आपके बच्चे को इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, इंग्लिश बोलेगा आपका बच्चा। और होता ये है कि हमारे एरिया में तो 9th का बच्चा है, ही हैज़ बीन स्टडीइंग फ्रॉम डे 1 टू इंग्लिश मीडियम स्कूल, और आप उससे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करो, ही इज़ ब्लैंक, ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। तो मेरे को लगता है कि फिर काहे की इंग्लिश मीडियम? अगर बच्चा 7th-8th स्टैंडर्ड तक लगातार पढ़ रहा है, मैं मानता हूँ घर में एनवायरनमेंट नहीं है, लेकिन स्कूल में आप इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हो और वो अच्छा इंग्लिश समझ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो फिर कौन से इंग्लिश मीडियम स्कूल है? दैट डज़न्ट मेक एनी सेंस। अच्छा, गाँव की स्थिति क्या है? मतलब अभी भी, मतलब जैसे अभी शहरों की स्थिति अलग है, शहरों की स्कूलें अलग है, गाँव की स्थिति क्या है? शहरों जैसी स्कूलें हैं, वहाँ पे भी ऐसी ही पढ़ाई होती है या घर का एनवायरनमेंट कैसा है? थोड़ा उसका माहौल बताओ। सर ऐसा है, शहरों में और गाँव में मेरे को जो ज़्यादा डिफरेंस लग रहा है वो ये लगता है कि पेरेंट्स जो हैं, थोड़े से गाँव में कम अवेयर है, और लेडीज़ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो बच्चों को ज़्यादा सँभाल नहीं पाते। शहर में क्या होता है कि पेरेंट्स थोड़े बहुत समझदार ज़्यादा हैं, वो टाइम देते हैं बच्चों को, लेडीज़ स्पेशली बिकॉज़ दे आर एट होम, सो दे वर्क ऑन देम। तो वो उनका फ़ोकस रहता है, वो ध्यान देते हैं। गाँव में आपको पूरी तरह से स्कूल पे ज़्यादा चुनौती आती है, स्कूल को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। वैसे आपको 10 साल में सबसे बड़ी चुनौती क्या आई गाँव के अंदर? सर वो मेंटालिटी, लोगों की मेंटालिटी आज भी गाँव में ये है कि कैसे भी पढ़ कर के अच्छी परसेंट बना लो और नौकरी लग जाए बच्चा। जबकि मैं कहता हूँ दुनिया में और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। यही सोचते हैं? हाँ, बच्चे को स्किल्स स्किल्स पर फ़ोकस करना ज़्यादा नहीं पसंद करते। हालाँकि मेरा टारगेट यही है कि पेरेंट्स को समझ में आएगा, जब हम लोग कुछ अच्छा करेंगे डेफ़िनिटली समझ में आएगा। स्किल्स पर मेरा मानना है कि स्किल्स पर ज़्यादा काम करना चाहिए। बट कब कब समझ में आएगा? मतलब इतने साल तो निकल गए, इतने साल पहले भी चले गए, आगे भी चले जाएँगे, आप भी 10 साल गुज़ार चुके हो। कब समझ में आएगा? मतलब ये जो मेंटालिटी शिफ्ट है इंडिया का। सर देखिए, मेरे से जो पेरेंट्स जुड़े हुए थे उनके काफ़ी कुछ हद तक वो समझे हैं। तो धीरे-धीरे, अब ये तो है नहीं कि मैं पूरी दुनिया को समझा दूँ, लेकिन मेरा मानना है कि अपन जितनों को कर पाएँ, अपनी तरफ से तो अपन। हम भी पॉडकास्ट के माध्यम से यही बोलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी देखते हैं, क्योंकि फाउंडर्स है, बच्चे हो रहे हैं उनके भी अभी, और कॉलेज स्कूल में जाते हैं, कोई गाँव से है, कोई शहरों से है। हम भी यही बोलते हैं कि मतलब बच्चे की स्किल्स पे ज़्यादा फ़ोकस करो, मार्क्स पे कम फ़ोकस करो। उसको एक ऐसी स्किल सिखाओ जो लाइफ़ टाइम उसको कुछ करके दे, और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर भी करने दो उसको कि यार ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। कुछ पहले सब कुछ कर लो। वो बच्चा खुद ही डिसाइड कर लेगा आने वाले टाइम पे कि यार मेरे को इस जगह पे जाना है। हुँ, हुँ। बिल्कुल, मैं एग्री हूँ। और हम लोग क्या गलती कर रहे हैं, हम लोग स्किल्स को ना ध्यान देकर के बच्चे की परसेंटेज पे ध्यान देते हैं कि परसेंटेज कितनी बनी, और उससे पूरा डिसाइड कर लेते हैं फ्यूचर क्या होगा, जबकि वैसा सही नहीं है। आप मुझे बताइए, 99 किसी बच्चे के 10th में 12th में आ गए, तो क्या उसको आईएएस बना दोगे आप? होता है ऐसा? तो फिर इतना बच्चे पे प्रेशराइज़ क्यों कर रहे हो? स्किल्स पे काम करना चाहिए। उस बच्चे का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, वो इंटरव्यू में नहीं रह जाएगा पीछे। तो बच्चे की हर चीज़ आनी चाहिए। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं जिसमें बहुत सारे टीचर्स भी आए हैं और स्कूल्स के ओनर भी आए हैं। मतलब सब लोग है ना, मतलब अपने
अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग जितना कर सकते हैं बच्चों के लिए सब कर रहे हैं कि हम स्किल सिखा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। पर अल्टीमेटली जो बाउंडेशन है वो तो आपकी एफिलिएशन की बाउंडेशन है। मतलब ऊपर का जो बाउंडेशन है वो तो सेम है। अब आप अपने करिकुलम में थोड़ा भी चेंजेस करते हो, दिक्कत करते हो, तो आपकी बाउंड्री लिमिट तो सेट है। तो आप कैसे आगे बढ़ोगे और कैसे उसको ओवरकम करोगे? सर देखिए, अभी तो नया एजुकेशन पॉलिसी भी आ रही है, वो काफ़ी हद तक ठीक है। और अगर आप बात कर रहे हैं कि बाउंडेशन है वो क्योंकि एफिलिएशन पे है, तो अगर आप बात करें सीबीएसई स्कूल, उनमें भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स वगैरह की बात करें तो इनमें नहीं है। आपके मार्क्स को इनको कोई वेटेज नहीं दिया जा रहा। पर आप रियल लाइफ में देखिए सर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आप बच्चे को इन चीज़ों से दूर रख के कितना कितना ग्रोथ करवा दोगे बच्चों को? फ्यूचर में तो चाहिए। तो हर स्कूल जैसे हम लोग करते हैं, बट ठीक है, वो मार्क्स वाली बात हो गई, बोर्ड की अलग बात हो गई, बट बच्चों को एक्स्ट्रा जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सिखाना ज़रूरी है। तो ये अपने को उसमें बाउंडेड नहीं होना चाहिए कि भाई बोर्ड ने ये कहा कि जीके नहीं आएगा तो जीके की बात ही नहीं करें, न्यूज़ की बात ही नहीं करें। तो ये तो गलत हो गया ना। अब हो सकता है एक स्कूल ऐसा भी है जिसने सिर्फ फोकस किया मैथ्स पर, साइंस पर और बच्चे को रटवा दिया और उसको अच्छे मार्क्स दिला दिए, लेकिन उस बच्चे को जनरल नॉलेज है ही नहीं। तो मुझे नहीं लगता, वो चीज़ें भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी है। करेक्ट। अच्छा, अपने टाइम पे तो कुछ टाइम पहले तक तो मोबाइल वगैरह सब बैंड थे, डिजिटल क्लासेस भी नहीं हुआ करती थी। बट आज के टाइम अगर देखा जाए तब भी डिजिटल क्लासेस कम ही हो रही है, प्लस मोबाइल भी बैन कर रखे हैं। तो क्या बच्चों को वास्तव में इससे वंचित करना चाहिए या फिर एक लिमिट के एक टाइम के बाद ही देना चाहिए? सर देखिए, मैं मानता हूँ कि मोबाइल कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन आप ये कहो कि टेक्नोलॉजी से बिल्कुल हट करके अपने बच्चे को कहीं कर पाएँ, तो आज जो युग है, जो ऐज है, उसमें आप बिल्कुल टेक्नोलॉजी से अपने बच्चे को दूर नहीं रख सकते। बहुत सारी चीज़ें, मोबाइल अगर आप बच्चे को दे रहे हो, तो आप पैरेंटल ऐप हैं, गूगल के हैं, माइक्रोसॉफ्ट के हैं, वो आप उसको यूज़ कीजिए, आप देख लीजिए आपका बच्चा क्या ट्रैक कर रहा है। करेक्ट। तो थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं। टैब लाके दे सकते हैं बच्चे को, ताकि वो उसमें स्टडी कर पाए, उसमें और चीज़ें नहीं मिलेंगी। तो ये तो देखिए कहीं न फ़ोकस करना पड़ेगा। आप ये सोचें कि उसको टेक्नोलॉजी से दूर रखें, तो फिर तो आप गलत कर रहे हैं। मैं तो उसको उचित नहीं मानूँगा। आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको भी अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मतलब एक पढ़ाई के अंदर बेसिक तो चीज़ सेम है ना सर? मतलब ट्रिग्नोमेट्री आती है, मतलब ज्योमेट्री आती है, राइट? और कौन सा सब्जेक्ट होता है? साइंस, बायोलॉजी, मतलब मैथ्स में भी 3-4 सब्जेक्ट होते हैं। भाई ये तो सब सेम ही होते हैं। मतलब कितने साल हो गए, मतलब 70 साल हो गए अगर आज़ाद हुए तब से, जब से पढ़ रहे होंगे तब से तो सब सेम ही चल रहा है। वही कोण दिखाओ, 20 का कोण निकालो, 30 का कोण निकालो। सर सेम है, और जहाँ तक मुझे पता है कि हमारी वैदिक मैथमेटिक्स थी, वो कहीं ज़्यादा अच्छी थी, और हमारी टीचिंग पैटर्न को चेंज कर दिया गया, और उसके कारण बच्चों को सफ़र करना पड़ता है। हालत ये है कि मेरे अच्छे से याद है, मेरा दोस्त जो 12th में था, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया, और एक बार मैं उसके घर पे गया था, तो उसकी माताजी जो है डाँट रही थी कि तू क्या करेगा, तेरे को दूध का हिसाब नहीं करना आता, और ये रियलिटी है। मैंने एक बार एक ऐसे प्रैक्टिकल के लिए किसी टीचर को, ही केम फॉर इंटरव्यू, मैंने कहा भई इस कमरे का पूरा मेज़रमेंट करना है, इन विंडोज़ वगैरह को छोड़ करके इस तरह से मुझे बताओ कि कितना स्क्वायर फीट एरिया है। आप यकीन नहीं मानेंगे, वो बच्चा एमएससी टॉप किया हुआ, वो निकालने में मुझे 3 घंटे लगा दिए। और एक जो मज़दूर, जो कारीगर जो काम करता है, पेंट करता है, उसको वो काम जल्दी कर लेता है, क्योंकि वो हैबिट में है, उसको वो स्किल है। हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, वो प्रैक्टिकल है ही नहीं, थ्योरी करा दिए। बस मार्क्स का है कि भैया ये आएगा, ये फ़ॉर्मूला लगाना है, आपको ये करना है। हम उसको अगर एप्लीकेशन पर बेस्ड रख दें, उसको करवाएँ, प्रैक्टिकल करवाएँ, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा होता है, और वो फिर कभी बच्चा भूलेगा भी नहीं। कैसे कराएँगे सर? आज भी तो 99% मार्क्स चाहिए, 100 मतलब परसेंटेज चाहिए ना, उस पे फ़ोकस ज़्यादा आज भी है। कितना भी ग्रेडिंग सिस्टम आ गया हो, चाहे ए, बी, सी, उसमें भी लिखा होता है कि सी ग्रेडिंग सिस्टम 60 से 70%, बी ग्रेडिंग 70 से 80, ऐसे ही कुछ है, और ए ग्रेडिंग 90%। बिल्कुल सर, और ये बच्चों को आज हम लोग देखें तो बच्चों को कहीं न कहीं मशीन बनाते जा रहे हैं। हम उनको रियल लाइफ से बहुत अलग है, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट, उनका ना तो उनका स्ट्रेस लेवल समझ पा रहे हैं, उनको स्ट्रेस इतना दिया जा रहा है कि हद से ज़्यादा। माइंड में एक ही चीज़ है कि तेरे भाई ने 97 बनाया, तेरे को 97 क्रॉस करना है, और उस बच्चे को स्ट्रगल करना है, उसको वही चीज़ें रटती हैं, परसेंटेज बनानी, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। बट मेरा मानना है कि हमें फिर भी प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए। अब परसेंटेज तो देखिए, मान लीजिए 5% कम रह गई, 80% का बच्चा है, लेकिन उसको वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छा है ना? उसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसको आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स आती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स आती हैं। आप मुझे बताइए, वो बच्चा ज़्यादा अच्छा या 98% जिसको ये सब चीज़ पता ही नहीं, उसने सिर्फ परसेंटेज बनाई, कौन-सा अच्छा है? अच्छा, मैं इसमें डिफरेंशिएट कर देता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से, आपने बात बोली है। आपने बोला कि 98 वाला परसेंट बच्चा आता है और जिसको स्किल्स आती है, प्रेजेंटेशन स्किल आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है, या फिर कुछ कुछ काम करना आता है, एक्स्ट्रा काम करना आता है।
मैं तो ये बात बोल रहा हूँ सर, वो पेरेंट्स को बाइफरगेट करना ही नहीं आता है कि ये बच्चे की प्रेजेंटेशन स्किल्स है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है उसमें, एग्जैक्टली, बहुत यही अच्छी बात पता है। नहीं है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सर देखिए, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा कि वास्तव में हम बच्चे को समझे कि मेरा बच्चा क्या है, वो किस चीज में अच्छा है, और उसको अगर अपन फोकस करें उस स्किल, उस पर्टिकुलर स्किल पे फोकस करें, तो बच्चा हर हर फील्ड में बहुत सारा कुछ है। पर आप सच्ची बताना, मतलब एक बात, आप तो पेरेंट्स से मिले होगे, 750 स्टूडेंट आज भी 10 सालों से काम कर रहे हो, क्या पेरेंट्स वास्तव में टाइम देते हैं, खुद के काम पे फोकस करते हैं, खुद की जिंदगी फोकस करते हैं कि बच्चों पे फोकस करते हैं? सही सही जवाब देना। ये सबसे बड़ी डिलेमा है आज के टाइम में। हम कई बार करते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स तो गांव में तो ये होता है कि साहब हमने तो आपको पैसे दे रहे हैं इसीलिए दे रहे हैं, मतलब वो ये सोचते हैं कि हमने पैसा खर्च किया तो मेरा बच्चा कुछ बन जाएगा। और ये मेंटेलिटी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, क्योंकि पैसे से हम किसी बच्चे को बना नहीं सकते। तो ये चीज़ है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन पेरेंट्स को अभी थोड़ा चेंज होना पड़ेगा, बच्चों के बारे में सोचना, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बच्चों को समझना पड़ेगा। और टीचर से भी बात करें तो सिर्फ ये बात नहीं करें, होता है क्या है कि सब इतने परसेंट रह गए, ये नंबर कम आ गया। इससे ज़्यादा बात ये होनी चाहिए कि मेरा बच्चा कैसा है, एक्टिविटीज़ में कैसा है, क्या कर रहा है, तो वो क्लास में शिष्टाचार उसका कैसा है, मेरा एक फ्रेंड है, वो ऐसी बातें करते रहते हैं, तो बोला कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में गए, बोला कि, तो टीचर ने बोला कि अच्छा सब कुछ सही है बट थोड़ा लिखता स्लो है। अरे क्या हो गया, लिखता स्लो है तो थोड़ा सी आप 1-2 मिनट एक्स्ट्रा दे दोगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप उसको घर पे प्रैक्टिस कराओ। और बच्चों से पीछे रह जाता है। अरे आप तो पहले ही कंपैरिजन डाल दिया कि वो पीछे रह जाता है। अगर आपने उस बच्चे को बोल दिया कि यार तू लिखता स्लो है, तू पीछे रह जाएगा, तो वो उसके दिमाग में हमेशा बात रह जाएगी, क्योंकि वो जो देखते समझते काम ही खत्म। लेकिन अभी ये स्कूल्स और टीचर्स को भी समझना पड़ेगा कि हम लोग बच्चे को इस तरह से सिर्फ परसेंटेज पर, सर स्कूल के पास में भी आज परेशानी है, क्योंकि हर स्कूल को दिखाना होता है मेरी परसेंटेज कितनी रही। ये मार्केटिंग हो गई। मेरा मानना है कि ये ठीक तो नहीं है, लेकिन ये रियल लाइफ यही है। तो स्कूल्स जानते हुए भी ये करती है कि कैसे भी करके बच्चे के परसेंटेज पे ज़्यादा फोकस की जाए। बहुत सारी स्कूल्स होती है जो 8 तक तो उनको गेम्स कराते हैं बच्चों को, उसके बाद में बोले कि भई नहीं, अब बोर्ड आने वाला है, अब आपको पढ़ाई करना है, अब तो परसेंटेज पे ध्यान दो। तो वो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इतना सही नहीं है। अच्छा, अभी तो एआई का दौर आ गया, कुछ भी पूछ लो आप, तो मतलब जैसे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा, अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ, या फिर वो जो सिस्टमेटिक प्लान चल रहा है पढ़ने का, वो सिखाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट? सर मेरे को लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए अभी आपको कुछ भी करना है, कुछ क्रिएट भी करना, बहुत सारी चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ग्रो कर गया और भी ज़्यादा करेगा। बच्चों को एप्लीकेशन सिखा देंगे तो वो कर लेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बहुत ज़रूरी है, चाहे पर्सनल लाइफ में देख लें आप। करेक्ट। क्योंकि आप इनको डील नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर सकते, आपको स्ट्रेटजीज़ अच्छे से ज़्यादा नहीं पता, कि आप क्रिएटिव थिंकिंग नहीं है आपकी, तो आप फेल हो जाओगे। पेरेंट्स टीचर मीटिंग की बात करें तो फीडबैक सिस्टम नहीं रह गया है, कंप्लेन बॉक्स बन के रह गया है, तो चूक कहाँ हो रही है? पेरेंट्स टीचर मीट में होता क्या है, स्कूल भी आजकल सिर्फ इसलिए बुलाती है कि आपके बच्चे के स्कोर कार्ड देखने के लिए ज़्यादातर। तो वो जहाँ हम लोग सिर्फ, हमारा इंटेंशन ही मार्क्स पे आ गया और हम सिर्फ बात करने में मार्क्स थी, तो वो सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट ये मेरे बच्चे की परसेंटेज क्यों नहीं। मेरा मानना है कि स्कूल को बात करनी चाहिए, और ये देखिए दोनों का काम है। स्कूल अकेली किसी भी बच्चे को बहुत अच्छे से नर्चर नहीं कर सकते और पेरेंट्स भी नहीं कर सकते। ये मिलकर अगर कोलैबोरेशन होकर के अच्छे से काम करें, या हम बात इस चीज़ की करें कि मेरा बच्चा ऐसा है, उस पे हमें क्या करना चाहिए, मेरे बच्चे की कौन सी स्किल्स अच्छी हैं, हमें किस तरह से इसको ग्रो करें, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। करेक्ट। मैं तो, मेरे को तो पढ़ाई की बात करूँ, मेरे को तो याद नहीं आ रहा कौन कौन से सब्जेक्ट होते थे, नहीं दिन हिंदी इंग्लिश, कौन कौन से, हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस ज्योग्राफी बायोलॉजी, ऐसे कुछ होता था। 5-6 सब्जेक्ट होते, 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट, राइट? देखिए अगर साइंस होती है जिसमें जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और इसी तरह से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। बट 12th तक की बात करते हैं, अब ये ना इन सब 6 या 7 सब्जेक्ट के अंदर ना सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है मैथ्स पे, और सब बच्चे घबराते ही मैथ्स से, कि अगर मैथ्स में कमज़ोर है तो सब में ही कमज़ोर है, चाहे हिंदी में वो 10 में से 10 नंबर ला रहा हो, चाहे संस्कृत में 10 में से 10 नंबर ला रहा हो, पर मैथ्स में अगर 3 नंबर आए तो आप कमज़ोर हो साहब। नहीं, ये कहना तो गलत है। और हालांकि मैथ्स, मेरे से पूछे तो मैथ्स अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन जरूरी नहीं है सबके लिए अच्छा हो। सर कोई एक सब्जेक्ट किसी का वीक है, तो उससे आप किसी को डिफाइन नहीं कर सकते कि अपने लाइफ में कुछ नहीं करेगा। तो ये जो मेंटेलिटी है, ये मैं इसको पूरी तरह से गलत मानता हूँ कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, और ऐसे टीचर की मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। हम लोग बनाते थे कि भाई इसकी इतनी परसेंट बनी, इसको मैथ दिला दो, इतनी परसेंट बनी साइंस दिला दो, और ये इतनी परसेंट बनी तो इसको आर्ट्स दिला दो। ये बहुत गंदी मेंटेलिटी हमारे आज बन चुकी है। ये कहीं डिफाइन नहीं करता। मैं ये मानता हूँ कि बच्चे का इंटरेस्ट अगर है किसी भी सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में अच्छा कुछ कर सकता है। आप मुझे बताइए एक सब्जेक्ट जिसमें कुछ अच्छा नहीं कर सकता। एक बच्चा है वो ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, तो क्या ड्राइंग में लाइफ नहीं है, करियर नहीं है?
कौन बोलता है? तो वो चीज़ है। तो मेरे ख्याल से हम बिल्कुल हमें मोटिवेट ज़रूर करना चाहिए कि भाई ये सब्जेक्ट भी पढ़ो, क्योंकि 10th तक तो बेसिकली कोर सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी तो होनी चाहिए। बट एक जैसे इसमें बात करते हैं सर कि बहुत सारे जो अभी जैसे यूट्यूब की दुनिया है और पूरा सोशल दुनिया है, वहाँ से बहुत सारे लोग सीख सीख के बिना पढ़े बहुत कुछ कर पा रहे हैं। तो स्कूल की एक्चुअली कितनी ज़रूरत है? स्कूल जाना मतलब कितना कंपलसरी एक बच्चे के लिए? सर देखिए, अब आप यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट है, नो डाउट, और बहुत अच्छे-अच्छे टीचर, बहुत सारी चीज़ें, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन सही कंटेंट चुनना, उस वो टाइम देना पड़ेगा आपको कि सही कंटेंट क्या है। दूसरी बात सर, आप वहाँ पढ़ तो लोगे, वहाँ आपको नॉलेज तो आ जाएगा कि भैया ये सब्जेक्ट ये है, पर आप टीम वर्क कहाँ सीखोगे? प्रोजेक्ट्स कौन दे रहा है आपको? आप रियल लाइफ स्किल्स कहाँ सीखोगे? स्कूल का काम सर पढ़ाना नहीं है, सिर्फ बुक्स पढ़ाना और मार्क्स दिलाना है ही नहीं। स्कूल का काम है सर ओवरऑल ग्रूमिंग करना। वो ओवरऑल ग्रूमिंग से तो बच्चा रह ही जाएगा, वो टीम वर्क तो करेगा ही नहीं, वो तो रूम में है, बट वो मैं इस सोशल होगा ही नहीं। बट मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता हूँ सर, मतलब जैसे कि क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि स्कूल में तो आपको सुबह बिठा देते हैं 7 बजे और 3 बजे छोड़ते हैं। एक के बाद एक टीचर आएगी, एक के बाद एक टीचर आएगी। आधे घंटे के उस पीरियड के अंदर आपको एक्टिविटी अगर आप कराओगे तो आई थिंक थोड़ा तो मुश्किल है सर। हाँ, मुश्किल है, बिल्कुल है, लेकिन देखिए अब टाइम तो लिमिटेड है। गवर्नमेंट भी फिक्स टाइम देती है कि भाई 6 घंटे की स्कूल लगनी है, तो उसमें सब कुछ करना है। लेकिन मेरा मानना है फिर भी स्कूल में जब जाते हैं, दोस्त मिलते हैं, आस-पास फ्रेंडशिप होती है, फिर कुछ टीचर्स अगर सिर्फ़ पढ़ा कर के जा रहे हैं, तो मुझे लगता है इतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कुछ प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कुछ टास्क दे रहे हैं, तो उससे टीम वर्क भी बच्चा सीखता है, स्किल्स भी सीखता है, खुद की प्रेजेंटेशन स्किल्स भी सीखता है। जब उसको बोला जाता है कि भैया आपको ये प्रोजेक्ट तैयार करना है और आपको बोलना है क्लास में, तो वो बच्चा स्किल्स सीखता है। और ये सारे काम ज़रूरी हैं, स्कूल करवाती है और करवाना चाहिए। नहीं करवाती तो मैं बोलता हूँ करवाना चाहिए, क्योंकि फिर वो स्कूल का कोई वैल्यू नहीं रहा। अगर स्कूल सिर्फ़ यही फ़ोकस करे कि ये पढ़ना है, ये सुनाना है और ये नंबर आने हैं, तो मुझे लगता है फिर वो स्कूल नहीं, फिर वो तो अलग चीज़ हो गई। अच्छा महेश जी, आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही इस पूरी जर्नी में अभी तक? लर्निंग तो ये है सर कि लगे रहो, रिज़ल्ट आते रहेंगे, अगर मेहनत करेंगे तो। आपका क्या ऑब्जेक्टिव, आप क्या चाहते हो ज़िंदगी से कि मतलब मैं ये करना चाहता हूँ? सर मैं कुछ नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे पढ़ रहे हैं आज, वो हर फ़ील्ड में कुछ बड़ा नाम करें, वही मेरे लिए सक्सेस होगा। तो अगर आप कहें कि अभी मैं कोई सक्सेस हूँ, तो अभी तो 1% भी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे भी 12th कर रहे हैं, कोई ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, आप आपके टीचर से मिले हो आज तक वापस? हाँ, बिल्कुल मिलता हूँ। आप एक्सेप्शन हो फिर तो सर। क्योंकि आप बताओ, सही बताना कि इतने मतलब जब बच्चा निकल जाता है स्कूल से, कॉलेज से, तो क्या वो टीचर को याद भी रखता है? सर सही है, लेकिन मेरा मानना है कि कोई टीचर अगर वास्तव में डेडिकेटेड होता है और सही सलाह देता है, आप भी 100% आपको हो सकता है 100 टीचर्स ने पढ़ाया हो, लेकिन 1-2 टीचर ऐसे ज़रूर होंगे जिनको आप दिल में रखते हो, और ये होता है। तो मेरे भी ऐसे हैं, मैं सभी टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो 1-2 टीचर्स जिन्होंने मुझे अच्छा गाइड किया, जो रियल में अच्छे थे लाइफ़ में, तो उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ, उनके पास जाता हूँ, हर दिवाली पे भी जाता हूँ, मिठाइयाँ भी देता हूँ, तो अच्छा लगता है। हाँ, ये बात तो बहुत गज़ब है, दिल में रखा जाता है उनको याद, मतलब वो मानसिक छवि में तो याद रहते हैं। चाहे अपन पर्सनली मिलने जाए नहीं जाए, बट वो हमेशा याद रह जाते हैं। तो जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे वो आज जो अगर टीचर्स की बात कर रहे होंगे तो उनको भी याद आ जाएगा कि यार हाँ, मेरे वो टीचर थे, उनसे मैं ऐसी बात करता था, ये करता था। टीचर्स के लिए क्या मैसेज है सर आपकी तरफ से? टीचर्स के लिए भी मैं ये कहूँगा कि देखिए टीचर कुछ ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ़ मैं ये मानता हूँ पैसा अलग चीज़ हो गई। पैसा तो आप किसी भी फ़ील्ड में आप काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। पैसा अलग चीज़ है, पैसा आएगा, लेकिन बात ये है कि हम अगर टीचर हैं तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि बच्चों ग्रो करें, बच्चे सीखें, हमारे से पढ़े हुए बच्चे आगे जाएँ, तो वो टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कि पैसा तो फ़ीस आती है तो सैलरी भी मिलेगी, आप अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे उतनी अच्छी सैलरी होती जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। आज भी गाँव का सपना यही है कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, या चेंज हो गया है थोड़ा? सर मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि चेंज होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी चेंज नहीं हुआ। अभी वही सीन है कि बच्चे को अच्छे परसेंट बन के भेज देते हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में सीकर भेज देते हैं, कोटा भेज देते, बस नीट और आईआईटी, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो। रियल लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, आप भी जानते हैं सर कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनके बारे में पता ही नहीं, पर इसमें इग्नोरेंस कह सकते हैं कि गाँव के लोग इग्नोरेंट हैं, उनको पता ही नहीं है कि फील्ड्स क्या-क्या है या कौन-कौन से क्या-क्या वो उनके बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं। तो ये एक है, धीरे-धीरे उनको पता चलेगा, चेंजेज़ होंगी चीज़ें। आपसे बात करते हैं ऐसा लग रहा है सर आप बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ से उठ के आगे आए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपकी लाइफ में? सर चैलेंज तो यही था कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा, सरकारी स्कूल में। तो
हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश तो पहले ही नहीं जानते, और फिर इंग्लिश सीखी, एमबीए करने चले गए कि भाई कुछ करना है। फिर बाद में माइंड में आया कि नहीं, अभी तो गांव में जाना है, एजुकेशन पे ही काम करना है। क्योंकि एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर थी कि आप जब काम करते हैं तो कोई भी काम कीजिए आप सर, अगर आप काम कर रहे हैं तो भूखे तो नहीं रहेंगे, अपने बच्चों को पाल ही सकते हैं। तो मैं फिर इतना अफ्रेड नहीं करता हूँ कि ठीक है, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो इतना तो मुझे मिलेगा कि मेरे बच्चे को मैं पाल लूँगा। तो फिर मेरा यही था कि एजुकेशन पे ही काम करना है, क्योंकि मैं जो स्ट्रगल जो फेस की वो कम से कम पुतले के बच्चे तो नहीं करें। वाह, मतलब अपने अपने वापस रूट पे जाके और ऐसी व्यवस्था बनाना ही अपने आप में एक मिसाल है। जो मतलब मैं बता रहा हूँ सर, लाखों लोग नहीं करते, वो भूल जाते हैं कि यार चलो ठीक है, शहर में रहा रहा, मैं बाहर चला गया, अब कुछ नहीं है, और अपनी खुद की ज़िंदगी में खुद बिल्कुल, को ही मेरे पालने में दोस्त लगे। लोग बोल रहे थे कि कहाँ जंगल में चला गया राजस्थान में। जब पुणे में हम लोग पढ़ रहे थे, आज मैं मानता हूँ कि गांव में तो बहुत ही कम दोस्त गए, उनको लाइफस्टाइल मेट्रो सिटीज की अच्छी लगती है। मेरे से पूछे तो मुझे समझ में नहीं आता। मैं पुणे रहा, और मुझे फिर भी ये गांव ही मुझे अच्छा लगता है। अभी भी मैं दिल्ली आता रहता हूँ, कोई काम होते तो, पर मैं बस ड्राइव किया, दिल्ली आया, शाम को घर। अच्छा, क्यों लगता है गांव की लाइफ और मेट्रो लाइफ में क्या डिफरेंस है? सर बहुत पॉल्यूशन, मुझे तो समझ में नहीं आता, सर दर्द हो जाता है। मैं तो मेरी बता रहा हूँ, मुझे शांति चाहिए, गांव में बहुत शांति है सर, शुद्ध हवा है, ऑक्सीजन है। तो मेरा मानना है कि गांव से अच्छा कुछ है ही नहीं। शहर में आते ही ऐसा लगता है कि भागना 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 है। मैं भी मेरे कभी गांव जाता हूँ तो ऐसा लगता सबसे गंदा ट्रैफिक में फंस जाओ, तो आपकी गाड़ी 1 घंटे तक वो ट्रैफिक में फंसी हुई है तो दिमाग, गांव में ऐसा पंगा नहीं है। है। अच्छा, इस पॉडकास्ट का एक लास्ट मैसेज आपके गांव के पेरेंट्स के लिए, उन तक बात पहुंची जाएगी कहीं ना कहीं पे, कि उनकी मेंटेलिटी में कैसे शिफ्ट लेके आया जाए? मेरा मानना है कि बच्चों पे थोड़ा सा अपन लोग फोकस करें, बच्चों पर ध्यान भी दें कि उसकी एक्टिविटी क्या है, और कभी टीचर से मिलें, उनसे बात करें कि मेरे बच्चे का टैलेंट क्या है, किस चीज़ में है, और उस टैलेंट पे काम करेंगे तो मुझे लगता है हर बच्चा यूनिक होता है सर, कोई भी बच्चा कम नहीं होता, और रिजल्ट 100% सही आते हैं जब हम अच्छा काम करते हैं। और बुक से अलावा हमको बहुत सारी जो स्किल्स मैं बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रेजेंटेशंस, और बहुत सारी ये स्किल्स पर हम लोग साथ में काम करते आप तो बोल रहे थे आप अच्छे स्पीकर नहीं हो। हैं। नहीं बिल्कुल, मैं क्योंकि ये फर्स्ट पॉडकास्ट है, और मैं सीरियसली अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, क्योंकि मैं काम पे फोकस करता हूँ, मुझे स्कूल चलाना आता है बस। करेक्ट, बट अपनी बात कहना आपको आता है अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन दिस पॉडकास्ट, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके 750 स्टूडेंट से हम्म 5-6 हज़ार स्टूडेंट जल्दी हो, और गांव का नाम और ज़्यादा रोशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ से निकले, एजुकेटेड होकर निकले, यही कामना करते हैं हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से। और ये पॉडकास्ट आपके गांव के लोगों तक थोड़ा आप भी हेल्प कीजिएगा, वहाँ तक पहुँच जाए, ताकि अपनी बात वहाँ पे भी पहुँच जाए कि पेरेंट्स को सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है, अच्छे स्किल्स पे ध्यान देना है, और करियर सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर का ही नहीं बनता है, बाकी लोगों का भी बनता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।